तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 29 जून और आज के करंट अफेयर्स लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों सबसे पहले चाइना के बारे में एक बड़ा आर्टिकल आया था। तो चाइना के बारे में कोई भी न्यूज़ अगर हमारे लिए आती है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि चाइना, कल परसों हमने जब पढ़ा था कि चाइना तिब्बत में हमारे अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास तक बुलेट ट्रेन उसने चलाई है। तो उन सब मामलों के लेके भारत ने भी कुछ कदम उठाया है, जो ब्लूमबर्ग रिपोर्ट में भी बोला गया है कि भारत ने अच्छे कदम उठाए हैं। तो हमारे लिए डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि विदेश नीति दोस्तों हम पढ़ते हैं मेंस में भी और इंटरव्यू में भी, है ना। तो मेंस में जब विदेश नीति पढ़ते हैं तो हमारे जितने भी जो पड़ोसी देश है वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चाइना हमारा बहुत महत्वपूर्ण पड़ोसी है। लगभग 3488 किलोमीटर की बाउंड्री हमारे साथ शेयर करता है, नॉट एग्जैक्ट लेकिन लगभग इतनी शेयर करता है। तो हमारे लिए, और चाइना को आपको पता है तनातनी चाइना और पाकिस्तान से हमारी चलती रहती है। तो उसके बारे में कोई भी न्यूज़ अगर बनती है तो हमारे लिए डिस्कस कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो पेपर में एक नाम आया है आज का, आक्रामक रक्षण की नीति। आई थिंक पत्रिका में ये नाम है, आक्रामक रक्षण की नीति, है ना। तो ये भी देखेंगे कि इस टर्म का मतलब क्या होता है, और ये भी देखेंगे कि चाइना ने क्या किया था और उसके खिलाफ भारत ने अभी क्या किया है। ठीक है, तो पढ़ते हैं न्यूज़ में क्या लिखा गया है। भारत चीन के बीच पिछले काफ़ी समय से तनाव का माहौल बना हुआ है। हमें पता है कि अच्छा खासा तनाव भारत और चाइना के बीच में चल रहा है। पूर्वी लद्दाख की सीमा के विवाद को लेकर दोनों देशों ने कई दौर की राजनीतिक और सैन्य वार्ता की। जो दोस्तों पिछले कुछ 6 महीनों से चाइना और इंडिया के बीच में जो मुठभेड़, मतलब हम बोल सकते हैं सीमा पे तनावपूर्ण माहौल बना हुआ था, उसको लेकर ना तो मतलब भारत कभी भी युद्ध आगे से नहीं करना चाहता, लेकिन जवाब देना भी ज़रूरी हो जाता है। इस वजह से कई बार झड़पें होती रहती हैं। तो भारत और चाइना दोनों ने ही कई सारी राजनीतिक वार्ता करी है, लेकिन किसी भी में सफलता हासिल नहीं हुई है। भारत चाहता है कि चाइना अपनी पुरानी स्थिति पर लौट जाए, और चाइना की हमेशा वही नीति है कि 10 किलोमीटर आ गया फिर बोलता है अच्छा तुम 5 किलोमीटर ले लो, 5 किलोमीटर मैं रख लेता हूँ। भाई तू हमारे एरिया में आया था 10 किलोमीटर, लेकिन हमेशा से उसकी वही नीति होती है। तो भारत भी अब की बार मतलब अपनी, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं, हमारे रक्षा मंत्री जी भी बोलते हैं, 1 इंच ज़मीन भी हम अपनी चाइना को नहीं देने वाले हैं। तो किसी भी मुद्दे में वार्ता में सफलता नहीं मिली है। तो पिछले दिनों भारत और चीन के मध्य जो बैठक हुई थी उसमें दोनों देशों ने बातचीत के जरिए ही सारे नाजुक मुद्दों को हल करने की बात भी कही थी, लेकिन इसके बाद भी चीन के आक्रामक रवैये ने भारत को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों चाइना एक तरफ तो हमसे वार्ता करता है, एक तरफ हमसे व्यापार करता है, और दूसरी तरफ हमारी ज़मीन हड़प कर हमसे मतलब सैनिकों से छेड़छाड़ करता रहता है सीमा पे, है ना। तो ये सारी चीज़ें अब भारत एक साथ लेने के लिए तैयार नहीं है। भारत कहता है या तो दोस्त बनो या दुश्मन बनो, ठीक है। तो दोस्तों अब भारत ने भी अपनी रणनीति बदल ली है। अब वो कैसे बदली है देखो, 70 वर्षों में पहली बार भारत ने चीन के प्रति अपना रुख बदला है। अपने पिछले रक्षात्मक दृष्टिकोण के विपरीत, जिसने चीन आक्रमण को रोकने के लिए एक प्रीमियम रखा था। हमेशा से भारत क्या करता है, भारत हमेशा बोलता है नो फर्स्ट वार, है ना। मतलब कभी भी पहले वॉर भारत नहीं छेड़ेगा, ना पाकिस्तान के साथ में और ना ही चाइना के साथ में। हमने कभी भी आज तक किसी भी देश से आगे से युद्ध नहीं किया है। जब हमारा युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ में, तो भी आपको पता है कि पाकिस्तान जानबूझ के मतलब हमारी सीमा के अंदर घुसा आया था, तो हमें भगाने के लिए युद्ध करना पड़ा। चाइना ने भी सेम ऐसा ही किया था कि हमारे अरुणाचल प्रदेश के और एलएसी वाले कुछ हिस्से ले लिए थे, तो हमें युद्ध करना पड़ा। और करगिल युद्ध के टाइम पे भी आपको पता है कि पाकिस्तान ने हमारी सीमा में हस्तक्षेप करने की कोशिश की, तब हमें युद्ध करना पड़ा। भारत आगे से ना तो किसी देश की सीमा छीनता है और ना ही कभी किसी से युद्ध करता है, क्योंकि भारत तो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में विश्वास करता है। भाई हम तो पंचशील सिद्धांतों में विश्वास करते हैं, हमारा हमेशा से ऐसा है ही नहीं, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब क्या हुआ है कि भारत हमेशा तो देखो रक्षात्मक दृष्टिकोण हमेशा क्या करता था कि भाई हम आगे से नहीं लड़ेंगे, लेकिन अगर तुम हमें छेड़ोगे तो फिर हम तुम्हें नहीं बख्शेंगे, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया रक्षात्मक दृष्टिकोण के, हम आगे से नहीं लड़ेंगे, लेकिन अगर तुमने हमारे से कुचरनी की तो फिर हम तुम्हें छोड़ने वाले भी नहीं हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक प्रीमियम रखा था, लेकिन अब भारत वापस हमला करने के लिए सैन्य विकल्पों को पूरा कर रहा है। अब भारत को लग रहा है, देखो चाइना आके बार बार में हमारे से कभी हमारी ज़मीन पर हस्तक्षेप कर लेता है, कभी कहीं आ जाता है, कभी कुछ कर लेता है, कभी छोटे सैनिकों पे कोई गोलीबारी कर देता है, कभी कोई और तरह के हथियार ला के हमसे लड़ाई करने की कोशिश करता है। फिर बोलता है आपके सैनिकों ने पहले गोली चलाई, फिर बोलता है आपके सैनिकों ने पहले हमें गालियाँ दी, ठीक है। इस तरह की बातें करता रहता है ना। और आगे से हमेशा काम कौन करता है, कुचलनी कौन करता है, चाइना करता है, ठीक है। तो अब
भारत को लग रहा है कि अब वापस हमला करने के लिए हमारे पास जो विकल्प होने चाहिए, क्योंकि अब हम चाइना पे विश्वास नहीं कर सकते। हमने चाइना की जो बदतमीज़ी है वो बहुत दिन बर्दाश्त भी कर ली और आगे भी मतलब, लेकिन अब आगे हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। अगर चाइना बदतमीज़ी करता है तो हम उसका डटकर मुकाबला करेंगे। और इसके लिए दोस्तों भारत ने अपनी सेना को पुनर्निर्देशित किया है। पुनर्निर्देशित मतलब कि जो पहले हम सेना चाइना बॉर्डर पर रखते थे उसको अब हमने रीडायरेक्ट किया है, मतलब हमने उसमें कुछ बदलाव किए हैं। भारत ने लगभग 50,000 सैनिकों को पुनर्निर्देशित किया है, जिनका मुख्य फोकस, तो हम बात कर रहे थे दोस्तों कि 50,000 सैनिकों को पुनर्निर्देशित किया है, जिनका मुख्य फोकस चीन के साथ विवादित सीमा पर होगा। ठीक है, भारत में पहले मतलब 50,000 सैनिक हमने एक्स्ट्रा तैनात किए हैं, जिनका फोकस सिर्फ और सिर्फ उन एरिया पे रहेगा जो चीन के साथ हमारे विवादित हैं। भारत में पहले सीमा पर चीनी अतिक्रमण को रोकने के लिए सैनिक तैनात कर रखे थे, लेकिन अब दल बल में भारी वृद्धि करके जवाबी हमले करने और चीन की सीमा में प्रवेश करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। दोस्तों पहले भी हमने ऑब्वियसली चाइना बॉर्डर पे हमने क्या कर रखे थे, बहुत सारे सैनिक तो तैनात कर ही रखे थे, लेकिन अब भारत ने क्या किया है, अब भारत ने उन सैनिकों की संख्या को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, ताकि हम चाइना हमसे जो छेड़खानी करता है उसका मुकाबला तो कर ही सके, साथ ही साथ हम और क्या कर सके, साथ ही साथ हम मतलब अगर युद्ध वगैरह होता है तो डटकर मुकाबला भी कर सके। बहुत सारी चीज़ें मतलब हमने हमारी सेना में वृद्धि कर ली है। ठीक है, यही हम यहाँ पे लिखा गया है। हाँ, जवाबी हमले के लिए भी और चीनी सीमा में प्रवेश करने की भी हमने इतने सारे सैनिक और टेक्नोलॉजी भी विकसित कर ली है कि अब हम भी चीनी बाउंड्री में प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात भारत ने चीन के खिलाफ आक्रामक रक्षण की नीति अपनाने पर भी अब भारत नहीं हिचकेगा तथा सेना पर हल्की हौवित्जर तोपों को लाने जाने के लिए हेलीकॉप्टर भी तैनात कर दिए हैं। दोस्तों आक्रामक रक्षण की नीति से यहाँ पर मतलब यही पैराग्राफ मैंने वहाँ से लिया है कि पहले ये जो लिखा है ना, भारत ने पहले से चीनी सेना पर अतिक्रमण को रोकने के लिए तो सैनिक तैनात कर ही रखे थे, लेकिन अब दल बल में भारी वृद्धि करके जवाबी हमले करने और चीनी सीमा में प्रवेश करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। इसे ही आक्रामक रक्षण की नीति अपना कहा गया कि हम नॉर्मली चीनी सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन अगर जब ज़रूरत लगेगी, जब चाइना की हरकतें बढ़ेंगी, जब चाइना बदतमीजी करता रहेगा, तो हमने भी इतनी टेक्नोलॉजी और इतनी सेना वहाँ पे लगा ली है कि हम भी अब चाइना की सीमा में प्रवेश करके उनको पीछे खदेड़ सकते हैं। तो इसे ही आक्रामक रक्षण की नीति, मतलब पहले हम सिर्फ रक्षण की नीति अपनाते थे, है ना, कि तुम युद्ध करोगे तो हम जवाब देंगे, लेकिन अगर तुम अब छेड़खानी करोगे, नहीं मानोगे, तो हम तुम्हें आक्रामक तरीके से जवाब देंगे। इसे ही आक्रामक रक्षण की नीति, ये पेपर से ही लिया है मैंने, पैराग्राफ पत्रिका से, इसे ही आक्रामक रक्षण की नीति कहा गया है। और इसके लिए भारत ने ऐसी हेलीकॉप्टर्स भी तैनात कर दिए जो हल्की हल्की तोपों की बारिश भी कर सकते हैं, तो चीनी सेना की बाउंड्री में जाके ऑब्वियसली सीमा में जाके तोप भी बरसा सकते हैं। इस समय चीन ने भारत से लगते सीमांत इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया है। आपको पता है कि हमारे जो चाइना बॉर्डर जो भारत का टच होता है उसके आसपास चीन ने दोस्तों बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। रनवे बिल्डिंग बनाए हैं, मतलब हेलीकॉप्टर्स के लिए, प्लेन के लिए रनवे बना लिए, बम प्रूफ बनाए हैं, बंकर्स बनाए हैं, नए नए एयरफील्ड बना लिए, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी टैंक वहाँ पे चाइना ने लगा रखे हैं, रॉकेट रेजिमेंट्स लगा रखी है, 2 इंजन वाले फाइटर जेट्स लगा रखे हैं, जो हमारे पास राफेल है ना वैसे जेट्स, क्योंकि राफेल भी 2 इंजन वाला फाइटर जेट ही था, वैसे जेट चाइना ने सीमा पर हमारी मतलब इंडिया और चाइना बॉर्डर पे लगा रखे हैं। और पिछले दिनों में जानबूझकर मतलब बुलेट ट्रेन भी चलाया। इन कदमों से पता चलता है कि चाइना जानबूझकर भारत को उकसा रहा है ना। और इसी का जवाब देने के लिए अब हमने भी जो चाइना बॉर्डर पे हमारी सीमा है उस पर जो सैनिकों की संख्या है वो दुगनी कर दी है हमने भी। ठीक है, तो हाल ही में चीनी सीमा पर 50,000 अतिरिक्त तैनाती को ब्लूमबर्ग रिपोर्ट में चीन से मुकाबला करने के लिए भारत के इस कदम को ऐतिहासिक बताया है। तो ब्लूमबर्ग रिपोर्ट ने अच्छा बताया कि भारत ने अच्छे कदम उठाए हैं चीन से मुकाबला करने के लिए, और भारत ने चीन की सीमा पर नज़र रखने के लिए करीब 20,000 सैनिकों को 2 लाख सैनिकों को तैनात कर दिया, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 40% ज़्यादा है। तो हमें यही याद रखना है कि पिछले वर्ष के मुकाबले 40% ज़्यादा सैनिक हमने यहाँ पर तैनात कर दिए। अब आपको लग रहा होगा ये तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं है, तो मैंने ऐसे कि ऐसे पेपर की न्यूज़ बता दी। बिल्कुल
लिए क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये न्यूज़ मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हमारे सिलेबस में है विदेश नीति। और जब भी हम इंडिया और चाइना की बात करेंगे तो हम ऐसे पॉइंट्स, इनमें से बहुत सारे पॉइंट्स हम यूज़ कर सकते हैं। ये आक्रामक रक्षण की नीति बहुत अच्छा वर्ड है, इसे आप यूज़ कर सकते हो अपने विदेश नीति से रिलेटेड। कोई निबंध आता है, इंडिया चाइना रिलेशन आता है, या फिर भारत की विदेश नीति आती है सिंपल, बिना किसी देश के साथ रिलेशन के, उसमें भी बोल सकते हो कि भारत की विदेश नीति में नए नए परिप्रेक्ष्य क्या हैं, भारत ने अपने विदेश नीति में कैसे बदलाव किए हैं, उनमें ऐसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। भारत चाइना को कैसे काउंटर करेगा, चाइना की मोतियों की माला नीति क्या है, उनमें आप इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हो। जो मैंने बताया कि भाई भारत ने भी अब आक्रामक रक्षण की नीति अपना ली है, भारत ने भी अपनी सीमा पर पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं, 2 लाख सैनिकों की तैनाती करी है, 40% सेना हमने बढ़ा दी है, हम चाइना को अच्छे खासे से अब मतलब फाइट करने में सक्षम हो गए हैं। इस तरह की चीज़ें आप बहुत सारी जगह, इंटरव्यू में भी बहुत सारी जगह यूज़ कर सकते हो और मेंस में भी बहुत सारी जगह यूज़ कर सकते हो। इसलिए ये खबर मतलब नॉर्मली मैं आपको ऐसे खबरें बताती नहीं हूँ, लेकिन ये खबर मुझे अच्छी लगी। हम मेंस में आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हो कहीं पे, और मेंस में कई जगह हम कई क्वेश्चंस में इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। एक नई योजना आई है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। पहले आई थी आत्मनिर्भर भारत योजना, अब आई है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। पूरा डिटेल में अध्ययन करेंगे, कल ही लॉन्च हुई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यूअर्स के लिए, खासकर इंटरव्यू देने वाले बच्चों के लिए जो इंटरव्यू आने वाले दिनों में होने वाले हैं। इस जो योजना में से डेफिनेटली क्वेश्चन बनने हैं आपसे, है ना। ये आप देख सकते हैं ना, अगले 2-3 दिन में इसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे हमारे पास में कि सच में पूछा गया है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्थिक राहतों की घोषणा की। उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के तहत आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार 31 मार्च 2022 तक कर दिया है। दोस्तों आपको पता है कि हमारे यहाँ पर चल रही थी कि मतलब जो लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से हमारे बेरोजगारी फैली है, तो उद्योगों को पटरी पर लाने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 चल रहा था। अब उसी का विस्तार करके 31 मार्च 2022 तक उसका विस्तार कर दिया है और उसको नाम दिया है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, और उसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए हैं। ठीक है, ये पैराग्राफ समझ में आ गया, आगे चलते हैं। इस योजना के तहत सरकार 1000 कर्मचारियों की स्ट्रेंथ वाली कंपनियों में पीएफ का नियोक्ता और एम्प्लॉय दोनों का हिस्सा केंद्र सरकार भरेगी। जिस भी कंपनी में 1000 कर्मचारी हैं उसमें पीएफ फंड जो होता है उसमें नियोक्ता और एम्प्लॉय, दो नियोक्ता मतलब नियुक्त करने वाले, और एम्प्लॉय जो होते हैं, तो पीएफ में ऐसा होता है ना, कुछ पार्ट तो देता है दोस्तों हमें सरकार, जैसे हमारा पीएफ होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का, तो कुछ पार्ट देता है सरकार और कुछ पार्ट हमारी तनख्वाह में से कट के लास्ट में हमें जो फंड मिलता है, हमारी जो राशि एकत्रित होती है वो ऐसे एकत्रित होती है। जैसे 100% में से मुझे एग्जैक्ट नहीं पता अभी, क्योंकि मैं अभी लगी हूँ तो मुझे इतना नहीं पता, बट ये है कि शायद 60% जैसे सरकार देगी, 40% हमारी सैलरी कट के, या फिर 40-60 का रेशियो, जो भी रेशियो होता है। लेकिन कुछ पैसा जिस भी कंपनी में, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, सबका प्रोविडेंट फंड होता है, तो उसमें कुछ पैसा जो नियुक्त करने वाली कंपनी भरती है, कुछ पैसा कर्मचारी की तनख्वाह में से काटा जाता है, और लास्ट में जब रिटायर्ड होते हैं तो वो पैसा हमें मिलता है, या फिर हमारे पीएफ अकाउंट में हम पहले भी निकलवा सकते हैं। तो अब जो नियोक्ता करने वाली कंपनी है, जो 1000 से ज़्यादा कर्मचारी रख रही है, ठीक है, और जो कर्मचारी के खाते में से पैसा कटना था तनख्वाह में से, वो दोनों पैसे सरकार भरेगी। ठीक है, 1000 एम्प्लॉय वाली कंपनियों में पीएफ के लिए एम्प्लॉय का 12% हिस्सा सरकार वहन करेगी। ठीक है, तो जो 1000 एम्प्लॉय से ज़्यादा वाली, 1000 तक में तो दोनों का सरकार भरेगी। ठीक है, अब 1000 से ज़्यादा वाली है ना, जो 1000 कर्मचारियों से ज़्यादा वाली कंपनियां हैं, उसमें जो पीएफ होगा कर्मचारियों का, तो उसमें जो एम्प्लॉय का, जो कर्मचारी है, उसका 12% हिस्सा सरकार भरेगी। मतलब हमारी तनख्वाह में से जैसे हम पहले 40 रुपये दे रहे थे, तो अब 40 का 12% हिस्सा सरकार दे देगी हमारी तरफ से। ठीक है, बता दें कि इस स्कीम को 1 अक्टूबर 2020 को लागू कर दिया गया था, जो 30 जून 2021 तक के लिए था। अब इसकी अवधि बढ़ा दी गई है, और इस योजना के तहत, तो दोस्तों पहले भी मतलब पहले जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज आया था उसमें यह योजना लागू कर दी गई थी, तो लेकिन तब इसकी अवधि 30 जून 2021 तक की थी, लेकिन अब इसे 2022 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत अगर ईपीएफ और रजिस्टर्ड प्रतिष्ठान ऐसे नए कर्मचारियों को लेते हैं जो पीएफ के लिए रजिस्टर्ड नहीं थे या जो नौकरी खो चुके हैं, तो यह योजना उन कर्मचारियों को भी लाभ देगी जिनके पास दोस्तों पहले पीएफ वाले, मतलब कम तनख्वाह वाले थे, जिनके पास पीएफ फंड नहीं होता था, तो वो कर्मचारी भी अब अगर ईपीएफ और रजिस्टर्ड में, मतलब ऐसे प्रतिष्ठान हैं जिनके पास पहले से पीएफ नहीं था, तो उनको भी पीएफ का लाभ उनको भी लिया जा सकेगा और उनको भी यह लाभ मिल सकेगा।
ठीक है। इस योजना की खास बातें क्या है, इस योजना के तहत लाभार्थी नए कर्मचारी होंगे। एक तो दोस्तों योजना में जो नए नए कर्मचारी अभी सेलेक्ट मतलब जो भी कंपनियां नए कर्मचारियों को नियुक्ति देंगी ना, उनको जो पीएफ है उनका सारा सरकार देगी, है ना। तो जो भी नए कर्मचारी आ रहे हैं ऑब्वियसली उनको लाभ होना है। 15,000 रुपये से कम मासिक वेतन पर ईपीएफओ पंजीकृत प्रतिष्ठान में रोजगार पाने वाला कोई भी नया कर्मचारी इसमें शामिल होगा। और इस योजना में कौन कौन शामिल होंगे, 15,000 रुपये से कम मासिक वेतन पर ईपीएफओ पंजीकृत प्रतिष्ठान में रोजगार पाने वाला कोई भी नया कर्मचारी इसमें शामिल होगा। जिसकी तनख्वाह 15,000 रुपये से कम है वह ईपीएफओ में जो पंजीकृत प्रतिष्ठान है उसमें अगर कोई भी कर्मचारी जिसकी सैलरी 15,000 से कम है वह भी इस योजना का लाभ ले सकेगा, ठीक है। उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। 15,000 रुपये से कम मासिक वेतन पाने वाले ईपीएफओ सदस्य जिन्होंने इसी समय कोविड महामारी के दौरान रोजगार गंवाया है और उसके बाद से कार्यरत हैं, तो ये थोड़ी सी खास बातें आप देख सकते हो। इसके अलावा 1000 कर्मचारियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठान कर्मचारी का योगदान मतलब वेतन का 12% और नियोक्ता का योगदान वेतन का 12%, कुल वेतन का 24%। 1000 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले प्रतिष्ठान केवल कर्मचारी के ईपीएफ का अंशदान, ठीक है। तो 1000 तक के कर्मचारी जिनके पास है उनका तो पीएफ का टोटल 24% देगी सरकार, और 1000 से ज़्यादा वाले कर्मचारी ज़्यादा वाले जो संस्थान हैं उनका जो व्यक्ति की तनख्वाह में से 12% कटता था वो सरकार देगी। तो 2-3 चीज़ें याद रखनी है दोस्तों। ये पहले भी आपने आत्मनिर्भर भारत पढ़ा होगा, उसमें भी समझ लिया होगा, और अभी भी बस यही 2-3 चीज़ें हैं, उनकी बस अवधि बढ़ाई है, चीज़ें वही है कि क्या है। देखो इसमें इस योजना का लाभ किसे मिलेगा, वो संस्थान जिनमें 1000 से कम कर्मचारी हैं उनका टोटल 24% पीएफ सरकार देगी, और वो संस्थान जिनमें 1000 से ज़्यादा कर्मचारी हैं उसमें जो व्यक्ति का 12% होता है, संस्था का तो संस्था को ही देना पड़ेगा, जो व्यक्ति का 12% होता है वो सरकार देगी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कोई भी कर्मचारी, कोई भी संस्था जो ईपीएफओ में रजिस्टर्ड है उसमें 15,000 से कम सैलरी वाले लोगों को इसका लाभ मिलेगा, है ना। तो समझ में आ गया होगा, इससे ज़्यादा आप क्या ही समझाऊं। और जो कोविड में अपनी नौकरी खो चुके थे, जिन्होंने 2020 में नौकरी पाई है, उन लोगों को इसका लाभ मिलेगा। कोविड के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज वित्त मंत्री ने कोविड से प्रभावित सेक्टरों के लिए कोविड के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज वित्त मंत्री ने कोविड से प्रभावित सेक्टरों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना की घोषणा भी करी है। दोस्तों कोविड के लिए तो 1.1 लाख रुपए का करोड़ का पैकेज सरकार ने दिया है, और कोविड से जो प्रभावित सेक्टर्स हैं, जो उद्योग धंधे प्रभावित हुए हैं, उनके लिए 1.1 लाख रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना की घोषणा भी करी है। इस योजना के तहत स्वास्थ्य सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जबकि दूसरे सेक्टर्स के लिए 60,000 करोड़ रुपए और लोन की गारंटी की घोषणा की गई है। अब क्रेडिट गारंटी योजना बताऊं क्या होती है, कि पहले अगर हम लोन लेते हैं किसी भी कंपनी से या किसी भी बैंक से, तो हमें गारंटी देनी पड़ती है। लाइक हम लोग 50,000 मतलब मान लो 10 लाख का लोन ले रहे हैं, तो हमारे पास में 10 लाख वाली ऐसी संपत्ति होनी चाहिए जो हम उनको दिखा सके कि भाई हमारे पास एक खेत है, हमारे पास एक घर है। ताकि ये गारंटी किस लिए लेते हैं कि अगर बाय द वे किसी सिचुएशन में हम लोन नहीं चुका पाते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारी ज़मीन ले लेते हैं ना, जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं। वही क्रेडिट गारंटी होती है। तो सरकार अब क्रेडिट गारंटी योजना के लिए इतने पैसे दे रही है ताकि लोगों को बिना किसी गारंटी के लोन दिया जा सके, क्योंकि इस सिचुएशन में बहुत लोगों की हालत बहुत ख़राब हो गई है, तो हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। तो इसलिए अब वो गारंटी सरकार लेगी उनकी, है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा आप समझ सकते हो। तो दोस्तों अगर आप सोचते हो इकोनॉमिक्स में से कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। मुझे इकोनॉमिक्स हमेशा से थोड़ी टफ लगती है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स में से। जैसे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना से संबंधित 4 क्वेश्चन दे देंगे एग्जाम में, और पक्का देंगे, क्योंकि आत्मनिर्भर कोविड के समय से चल ही रही है ना। तो ऐसे ही 4 क्वेश्चन देंगे, तो इनको थोड़े से अच्छे से समझ लेना। और ये योजना अब अच्छे से पढ़ लेना, पहले वाली ही योजनाएं हैं, कोई चेंज नहीं किया गया है, बस उनकी अवधि बढ़ाई है और नाम चेंज कर दिया। आत्मनिर्भर भारत योजना थी पहले, आत्मनिर्भर भारत योजना पहले आई, फिर आत्मनिर्भर भारत 2.0, फिर आत्मनिर्भर भारत 3.0, और अब आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना कर दिया उसका ही नाम, ठीक है। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों यमुना जल बंटवारा। तो यमुना जल बंटवारे के बारे में आज आपने खबर पढ़ी होगी, वो खबर मैं लास्ट में बताऊंगी। सबसे पहले इस बहाने हम यमुना जल बंटवारा पूरा पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये राजस्थान से रिलेटेड खबर है और मैं हमेशा कहती हूँ राजस्थान से रिलेटेड खबर हमारे लिए बहुत 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 और सबसे इंपॉर्टेंट राजस्थान वाली खबरें ही होती हैं। तो यमुना जल बंटवारा था क्या, कब हुआ था, इसमें राजस्थान का कितना % पार्टिसिपेशन है और अब क्यों चर्चा में है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो अपर यमुना बेसिन में यमुना नदी पर प्रस्तावित लखवाड़ बहुउद्देशीय अंतर्राज्यीय परियोजना में यमुना जल के बंटवारे को लेकर मंगलवार को, ये पहले की खबर ली है मैंने, अब नहीं हुआ मंगलवार, जिस समय समझौता हुआ था उस समय की खबर ली है कि भाई एक समझौता हुआ था। राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के बीच में एक समझौता हुआ था। तो दोस्तों अपर यमुना जो है उस नदी के पानी को बांटने के लिए, नदी के पानी को मतलब आगे तक पहुँचाने के लिए लखवाड़ बहुउद्देशीय अंतर्राज्यीय परियोजना में यमुना जल के बंटवारे को लेकर किस किस के बीच में, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के बीच में एक समझौता हुआ था। ये चारों पांचों राज्य आपको याद रखने हैं। इसके लिए केंद्र जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी उस टाइम थे जो की उपस्थिति में नई दिल्ली में इन राज्यों के बीच में एक MOU साइन किया गया और वसुंधरा राजे उस टाइम अपनी मुख्यमंत्री थी। बताया कि इस समझौते से राजस्थान को गर्मियों की मौसम में पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा, साथ ही राजस्थान के हक के पानी भी सुरक्षित रहेगा। राज्य ने गडकरी जी को बधाई देते हुए 42 सालों से अटकी हुई महत्वाकांक्षी 4000 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय महत्व की परियोजना से राजस्थान जैसे सूखा प्रभावित क्षेत्र की जनता को साल में अधिक महीनों तक पानी मिल सकेगा। इससे भीषण गर्मियों में भी पेयजल से राहत मिल सकेगी। ये खबर है उस टाइम की जब यह समझौता हुआ था यमुना जल के बांटने को लेकर। समझौता यह था कि भाई उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में एक समझौता हुआ था कि भाई इस राज्य को इतना इतना पानी मिलना है और हम एक समझौता करेंगे। तो इससे यहाँ पे वसुंधरा राजे कह रही है कि अब राजस्थान को ज़्यादा पानी मिल सकेगा, गर्मियों में भी हमारे पास पीने के लिए पानी रहेगा, ये वो, ठीक है। ये उस टाइम की बात है। अब पढ़ते हैं कि इसमें जो राजस्थान का हिस्सा कितना था। इसमें राजस्थान को ताजेवाला हेड से, यहाँ पे ताजेवाला कर लेना, ताजेवाला हेड से 1917 क्यूसेक की और नहीं है दोस्तों, मैं बोलती कुछ हूँ ये सुनता कुछ है, क्यूसेक पानी देना था। कितना क्यूसेक पानी मिलना था हमें यमुना से, 1917 क्यूसेक पानी मिलना था। ताजेवाला हेड से होकर अपने यहाँ पे पानी आ रहा था। और ये पानी पहुँचेगा कहाँ राजस्थान में, यह पहुँचेगा दोस्तों सीकर और झुंझुनू जिले में, तो पानी पीने के लिए, पेयजल के लिए सिर्फ, है ना। और झुंझुनू और चूरू जिलों में 5000 है। अब ये ज़मीन तो बहुत ज़्यादा थी, ये 5 लाख से भी ज़्यादा कुछ हेक्टेयर थी। अब बस ये याद रख लेना कि सीकर और झुंझुनू जिलों में तो पीने के लिए आ रहा था और चूरू और झुंझुनू जिले में पीने के लिए प्लस सिंचाई के लिए पानी आ रहा था, है ना। तो शेखावाटी क्षेत्र की यह योजना है दोस्तों, मुख्यतः मतलब सीकर, चूरू, झुंझुनू शेखावाटी के जिले, और शेखावाटी क्षेत्र में सीकर और झुंझुनू के लिए इसको पीने के लिए मिल रहा था और चूरू और झुंझुनू के लिए पीने के लिए प्लस सिंचाई के लिए, दोनों के लिए पानी मिलना था। और कुछ ज़मीन यहाँ पे लिखी हुई थी जो थोड़ा सा गलत टाइप डरे कि इतनी ज़मीन को पीने के लिए पानी मिलना था, ठीक है। तो वो सब डिसाइड हुआ था कि ऐसे ऐसे पानी मिलेगा। लेकिन अब क्या है, लेकिन अब यह योजना, अब तक यमुना पानी राजस्थान में नहीं पहुंचा है। ये योजना में यहाँ पे डेट नहीं डाली है मैंने, 1994 की योजना है दोस्तों ये, वैसे तो 1994 की है। उसके बाद में कई समझौते हुए जैसे, और कईयों बार इस पर बैठ के की गई, तब वसुंधरा राजे ने बोला कि ठीक है अब पानी मिलने लग जाएगा, अब मिलने लग जाएगा, लेकिन अभी तक हमें मिला नहीं है पानी इसका। तो इसीलिए यह खबर चर्चा में है कि लेकिन अब तक यमुना का पानी राजस्थान तक नहीं पहुंच पाया है। अब प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भेजकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। दोस्तों अभी तक हमें यमुना नदी का पानी नहीं मिला है, तो अब हारकर जो हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा है कि भाई साहब देखो राजस्थान है सूखा जिला, हमारे पास पानी नहीं है, सूखा राज्य है, हमारे पास पानी नहीं है, तो प्लीज़ ये योजना जिसको कब से सहमति मिली हुई है लेकिन अब तक ये सिर्फ कागजों में है, धरातल पे आई नहीं है, तो प्लीज़ हमें पानी दिलवाइए और इस योजना को पूरा करवाइए। अब देखते हैं प्रधानमंत्री जी इस रिक्वेस्ट को कितना मानते हैं कितना नहीं मानते। लेकिन यमुना जल समझौता कब हुआ था, इसमें कौन कौन से राज्य हैं और राजस्थान को कितना पानी मिलना है, ये 4-5 चीज़ें आप ज़रूर याद रखिएगा। मेन्स में क्वेश्चन बन सकता है यमुना जल समझौता 50 वर्ड्स के लिए, क्योंकि ये पिछले साल से मतलब पिछले 2 सालों से गहलोत सरकार बहुत ट्राई कर रही है कि इस समझौते का पानी आ जाए। लेकिन हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, वो हैं भी राजस्थान के, लेकिन फिर भी क्योंकि
आपको पता है कि केंद्र में थोड़ी भाजपा की सरकार है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो सरकार की तनातनी की वजह से ना पानी नहीं मिल पा रहा है हमको, कुछ मतलब अपने राजनीतिक मुद्दे होते हैं, तो उस वजह से अब तक हमें पानी नहीं मिल पाया। और पहले से भी यही होता रहा है कि अब भी तो मतलब अब तो चलो विपरीत सरकार है, लेकिन बहुत बार मतलब एक जैसे सरकार भी थी, लेकिन फिर भी समझौता कार्यान्वित नहीं हो पाया है। लेकिन अब जो गहलोत सरकार है पिछले दिनों से बहुत मतलब इस योजना पर कार्य करने की कोशिश कर रही है ताकि कैसे भी पानी आ जाए, तो ये योजना सुर्खियों में है, तो मेंस में भी आ सकती है। और राजस्थान और हाँ, इंटरव्यू में जो भी शेखावाटी से बिलोंग करते हैं बच्चे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अटॉर्नी जनरल के बारे में क्वेश्चन था दोस्तों। हमारे अटॉर्नी जनरल कौन है आपको पता होगा, के वेणुगोपाल। उनका फुल नेम क्या है, एक बार तो मैं आपको ही पूछने वाली थी बट फिर मैंने ही लिख दिया, क्योंकि इंटरव्यू में कई बार फुल नेम ही पूछ लेते हैं और प्री में भी पूछ लेते हैं के वेणुगोपाल, है ना। इनके बारे में 4 शब्द देंगे, 4 मतलब वो देंगे अटॉर्नी जनरल हैं, और 4 इनके बारे में सेंटेंस देंगे कि वर्तमान में अटॉर्नी जनरल है, और इनका पूरा नाम एक सेंटेंस ऐसा भी दे देंगे। तो हमें कई बार पूरा नाम पूछ लिया जाता है। इनका पूरा नाम है कोट्टायन कंठकोट वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल, कोट्टायन कंठकोट वेणुगोपाल। ठीक है, तो हाल ही में केंद्र सरकार ने इनका कार्यकाल 2022 तक बढ़ा दिया है, तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि भाई कौन है अटॉर्नी जनरल, क्या होता है, संविधान में कहाँ उल्लेख है, कितना कार्यकाल होता है, क्या शक्तियाँ होती है। इस बहाने पॉलिटी का एक मतलब टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो मैंने ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया, तो लगभग आप 50 वर्ड्स में इसे तैयार कर सकते हो, 100 वर्ड में ही हो जाएगा। ठीक है, तो 100 वर्ड में इसे तैयार कर सकते हो, लेकिन मैंने अलग से बनाया नहीं, आंसर राइटिंग आजकल आ नहीं रही है ना, तो मैं यहाँ पे ही थोड़ा बड़ा आपको दे देती हूँ। आप इसे 100 शब्दों में तैयार कर लेना, के वेणुगोपाल के साथ ही अटॉर्नी जनरल को हिंदी में बोलते हैं महान्यायवादी। ठीक है, तो एक बार तो न्यूज़ देख लेते हैं। ध्यातव्य है कि 30 जून 2017 को के वेणुगोपाल को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत का 15वां अटॉर्नी जनरल बनाया गया था। उनका पहला कार्यकाल बीते दिनों 30 जून 2020 को समाप्त हो गया था, और 15वें अटॉर्नी जनरल के रूप में इनकी नियुक्ति पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के स्थान पर की गई थी। तो दोस्तों अभी देखो 2020 में इनका कार्यकाल खत्म हो गया था, लेकिन अब इनका कार्यकाल 2022 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, पहली बात तो ये 3 वर्ष का कार्यकाल होता था, ये 15वें अटॉर्नी जनरल थे। इससे पहले 14वें अटॉर्नी जनरल कौन थे ये मुकुल रोहतगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसके ऊपर और नीचे की सारी खबरें हमारे सामने होनी चाहिए, ताकि प्री में क्वेश्चन बने। तो आजकल सिंपल क्वेश्चन नहीं बनते हैं, 4 सेंटेंस वाले क्वेश्चन बनते हैं, तो ऐसी चीज़ें उलझा देते हैं वो हमें। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय संविधान में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में 76 अनुच्छेद में भारत का अटॉर्नी जनरल कहा गया है कि भारत का अटॉर्नी जनरल भारत का सबसे बड़ा कानून अधिकारी होगा। दोस्तों अटॉर्नी जनरल देखो महान्यायवादी होता है, हिंदी में महान्यायवादी भारत का सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है, हमारे अनुच्छेद 76 में ही लिखा गया है। तो सबसे पहले तो महान्यायवादी का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, 76 में, और क्या लिखा गया है कि यह भारत का सबसे बड़ा कानून अधिकारी होगा। भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होने के नाते अटॉर्नी जनरल सभी कानूनी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देने का कार्य करता है। देखो केंद्र सरकार को जब भी किसी मामले में कानूनी सलाह की ज़रूरत होगी वो किससे मांगेंगे, वो अटॉर्नी जनरल से मांगेंगे। अगर केंद्र सरकार अपना कोई केस लड़वाना चाहती है वो कौन लड़ेगा, वो अटॉर्नी जनरल लड़ेगा। ठीक है, केंद्र सरकार के किसी भी मामले की किसी भी कोर्ट में सुनवाई करनी है तो वो कौन कर सकता है, उसके पास अधिकार है, अटॉर्नी जनरल कर सकता है। तो केंद्र सरकार का जो सबसे मुख्य कानूनी सलाहकार होता है वो कौन होता है, वो होता है अटॉर्नी जनरल। अब आप मुझे ये बताइए कि राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार कौन होता है, केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार होता है महान्यायवादी। अब आप मुझे बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार कौन होता है। ठीक है, ओब्वियसली आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो कल बता दूंगी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो इसके अतिरिक्त भारत का अटॉर्नी जनरल सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, वो मैंने बता ही दिया। देखो भारत का सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है, भारत का सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है, और केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। और तीसरा क्या है, सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी केस लड़ना होगा जिसमें केंद्र सरकार को वकील की जरूरत है तो वो वकालत कौन करेगा, अटॉर्नी जनरल करेगा। भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देता है जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हैं। अगर राष्ट्रपति कोई विषय सौंपता है, कोई मैटर सौंपता है, तो वह क्या करता है, अटॉर्नी जनरल ही वह व्यक्ति होता है जो भारत सरकार को किसी भी कानूनी मुद्दे पर सलाह देता है कि इस मुद्दे पर हमें ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। विधिक स्वरूप वाले ऐसे अन्य कर्तव्य का पालन करना जो राष्ट्रपति द्वारा उसे सौंपे गए। इसके अलावा भी राष्ट्रपति अगर उसे कोई कानूनी कार्यवाही सौंपता है, कोई कार्य, तो वो वह कार्य भी मानेगा।
ठीक है। उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार के संबंधित मामलों में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। ये हमने पढ़ ही लिया कि वही बात है, हाई कोर्ट हो चाहे कोई सा भी कोर्ट हो, वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है। भारत सरकार से संबंधित किसी मामले की उच्चतम न्यायालय में सुनवाई करता है। भारत सरकार का कोई भी मामला हो तो उसकी सुनवाई वही करेगा। ठीक है। संविधान द्वारा या फिर अन्य किसी विधि द्वारा प्रदान किए गए, अगर राष्ट्रपति कोई कार्य देता है, संविधान कोई कार्य देता है, भारत सरकार कोई कार्य देता है विधि संबंधी, तो वो सारे कार्य उसे करने पड़ेंगे। केंद्र सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में अटॉर्नी जनरल को भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में सुनवाई करने का अधिकार होता है। वो भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में जाके केंद्र सरकार के मामले की सुनवाई कर सकता है। वहीं अटॉर्नी जनरल को संसद के दोनों सदनों में बोलने का और कार्यवाही में भाग लेने का और संसद की संयुक्त बैठक में मताधिकार के बिना भाग लेने का अधिकार होता है। दोस्तों, वह अटॉर्नी जनरल एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, फिर भी वह संसद की दोनों बैठकों में भाग ले सकता है। ठीक है। संसद के दोनों सदनों में, मतलब राज्यसभा और लोकसभा, किसी भी सदन में जाके बैठ सकता है, वहाँ की कार्यवाही देख सकता है, सुन सकता है। और जब संयुक्त बैठक होती है तो संयुक्त बैठक में भी आपको पता है संसद के सदस्य ही होते हैं, लेकिन अटॉर्नी जनरल ही वह व्यक्ति होता है जो संसद का सदस्य ना होते हुए भी संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन उसे मत देने का अधिकार वहाँ पर नहीं होता है। वह केवल संसद की बैठकों में भाग ले सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता। एक संसद सदस्य की तरह अटॉर्नी जनरल के सभी भत्ते और विशेषाधिकार भी मिलते हैं। जिस तरह से संसद के सदस्यों को भत्ते, वेतन, अधिकार मिलते हैं, उसे वैसे ही अटॉर्नी जनरल को भी मिलते हैं। ठीक है। युवाओं में जागरूकता ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन ही कट गया शायद। हाँ, यहाँ तक देखो अटॉर्नी जनरल के कार्य हो गए। मैंने यहाँ पे अटॉर्नी जनरल बताया है कि अभी क्या खबर थी वो बताई है। उसके बाद में अटॉर्नी जनरल कौन से अनुच्छेद में आता है ये बताया, और इसके बाद ये जो कार्य बताई, ये इनके कार्य और शक्तियाँ हैं। तो आप इनके कार्य और शक्तियाँ लगाकर ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन कट गया मेरे से, ऐसा कैसा हुआ? ठीक है, कोई बात नहीं। ये है दोस्तों विश्व सांख्यिकी दिवस। ठीक है। विश्व सांख्यिकी दिवस क्वेश्चन था कि विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो आज है 29 जून और आज है विश्व सांख्यिकी दिवस। तो दोस्तों, युवाओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। सांख्यिकी दिवस हर किसी की ज़िंदगी में रोज़मर्रा में सांख्यिकी के उपयोग को लोक प्रचलित करने के लिए और लोगों में इस बात को अवगत कराना कि सांख्यिकी नीतियों को आकार देने और उन्हें तैयार करने में किस प्रकार सांख्यिकी मददगार होती है। तो सांख्यिकी ऑब्वियसली नंबरिंग होती है दोस्तों, तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें पता है कितनी ज़्यादा यूज़ होती है सांख्यिकी। तो इसी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अगर सांख्यिकी दिवस 2020 की बात करें तो 2020 का विषय है सतत विकास लक्ष्य 3 का उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली। ये क्या है, ये गलत हो गया यहाँ पे, ये वाला पैराग्राफ आप छोड़ देना, ये मत पढ़ना। ठीक है, आगे चलते हैं। सांख्यिकी दिवस दोस्तों पहली बार मनाया गया था 29 जून को, है ना। आज देखो सांख्यिकी दिवस है, क्यों मनाया जाता है ये भी मैं बता दूंगी। पहली बार कब मनाया गया था पहले ये देख लीजिए। 29 जून 2007 को पहली बार बनाया गया था। भारत सरकार ने आर्थिक नीति और सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में स्वर्गीय प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करने के लिए उनकी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाने के रूप में फैसला लिया। ये मनाया क्यों जाता है? देखो, ये हमारे एक प्रोफेसर थे प्रशांत चंद्र महालनोबिस। आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना हो याद होगी, सेकंड FYP दोस्तों इन्हीं ने बनाई थी, महालनोबिस ने ही, है ना। और इनका सांख्यिकी के क्षेत्र में बहुत योगदान था। तो 2007 के बाद में इनका जो जन्म दिवस है, जयंती है, उसको हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो महालनोबिस के जन्मदिन को हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस भारतीय सांख्यिकी का जनक माना जाता है। 29 जून 1893 को उनका जन्म हुआ था और वह एक भारतीय सांख्यिकीविद और वैज्ञानिक थे। उन्होंने 2 डेटा सेटों के बीच में तुलना का एक माप तैयार किया था, जिसे अब महालनोबिस दूरी, महालनोबिस डिस्टेंस के रूप में जाना जाता है। उन्होंने एक माप भी तैयार किया था जिसे महालनोबिस डिस्टेंस अब बोलते हैं। बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वे एंथ्रोपोमेट्री अध्ययन और पायलट सर्वेक्षण में भी अग्रणी थे। और दोस्तों, हमारे जो योजना आयोग, आज का जो नीति आयोग होता है, पहले योजना आयोग हुआ करता था, तो जो हमारा योजना आयोग था 1956 से 61 वाला, उसके सदस्य थे। उन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 2 सेक्टर इनपुट आउटपुट मॉडल, जिसे बाद में नेहरू महालनोबिस मॉडल के रूप में जाना जाने लगा,
और उन्होंने दिसंबर 1931 में कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। उन्हें भारत के साथ साथ विदेशों से भी कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं। पद्म विभूषण मिला है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का वेल्डन मेमोरियल, फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी। तो दोस्तों हमारे मेंस में ना विचारक हैं और उसमें कोई सा भी विचारक पूछ सकते हैं, बड़े बड़े मतलब साइंटिस्ट विचारक। ये पिछली बार भी ऐसे क्वेश्चन आए थे। तो अगर महलनोबिस सर का क्वेश्चन आ जाए 50 वर्ड्स का, तो उसके लिए हमारे पास काफ़ी मैटर हो गया है। जैसे कि सबसे पहले महलनोबिस का जन्म 29 जून 1893 को हुआ था। उन्होंने एक तो पैमाना दिया था महलनोबिस, जिसे डिस्टेंस बोलते हैं, दो सेटों के बीच में तुलना करने के लिए एक माप तैयार किया था, है ना। और यह बड़े पैमाने के सर्वेक्षण में यह पैमाना यूज में लिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों हमारे द्वितीय योजना आयोग मतलब योजना आयोग के वो सदस्य रहे हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाने में उन्हीं का योगदान रहा है। इन्होंने एक मॉडल दिया था, इनपुट आउटपुट मॉडल, जिसे आगे चलकर नेहरू महलनोबिस मॉडल के नाम से जाना गया। और कोलकाता में इन्होंने सांख्यिकीय संस्थान, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की भी स्थापना करी थी और इन्हें कई तरह के पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो ये 5 लाइन हमारे पास महलनोबिस सर को लेके हो गई। तो जिनका कल परसों इंटरव्यू है वो भी याद कर सकते हैं, या फिर सांख्यिकी के क्षेत्र में जो कोई अगर किसी की पढ़ाई वगैरह हुई है तो वो भी, इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं इंटरव्यू में। बाकी मेंस में हमारे विचारक आते हैं ऐसे, तो उनमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। साइंटिस्ट वगैरह भी हमने सारे साइंटिस्ट पढ़े थे, तो साइंटिस्ट भी हमारे हैं, तो उनमें भी इनसे क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर ऐसा ही वीडियो आप डेली चाहते हो तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स से ही मुझे अप्रिसिएशन मिलती है। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।